कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। Hello friends, how are you? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. My name is Khurshid Anwar Qasmi and today I'm going to teach you a very important class, that is relative clause. What is relative clause and when we use relative clause, what is the structures of relative clause, how we can make any sentence, how we can combine two sentences using relative clause, everything we will study in this chapter. But I request you, please listen to me carefully, and this video will be I think that long, so I request you, please be stay till the end of this video and try to understand everything what I am going to make understand you. So let's start our today's class. As you know very well, here is written 62nd day 62वां दिन relative clause. अजीज कारी, आइए हम अपने कोर्स के 62वें सबक में अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत ही अहम और मुश्किल सबक रिलेटिव क्लोज को बहुत सहल अंदाज में समझते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सहल अंदाज में समझते हैं। सबक को अच्छी तरह समझने के लिए नीचे की इबारतों को बगौर पढ़िए और समझ में ना आने की सूरत में असातिज़ा से मदद लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज डिफिकल्ट। ये सबक थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली। लेकिन मैं आपको बड़े आसानी से समझाने जा रहा हूं। First of all, we will know that what kind of sentences are called relative clause. आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उर्दू जुबान या हिंदी जुबान के किस तरह के जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में रिलेटिव क्लोज का सेंटेंस माना जाता है। आमतौर पर रिलेटिव क्लोज जो है वो दो अलग अलग जुमलों को जोड़कर एक जुमले में पिरोने के लिए प्रयोग किया जाता है। सपोज दैट आई हैव टू सेंटेंस एंड आई वांट टू मेक इट वन सेंटेंस, देन आई यूज रिलेटिव क्लोज। हियर इज अ वन सेंटेंस। सबक को बहुस्न खूबी समझने के लिए इन जुमलों को गौर करें, इन जुमलों पर गौर करें। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बहुत से ऐसे जुमले हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसे मैं आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूँ। ये जितने जुमले आप यहाँ पर देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सब रिलेटिव क्लोज के हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो शख्स जो अंग्रेजी में बात कर रहा है वो मेरे टीचर है। ये दो अलग अलग जुमलों का मजमुआ है। मसलन एक शख्स इंग्लिश में बात कर रहा है, वो मेरे टीचर है। अ पर्सन इज टॉकिंग इन इंग्लिश, ही इज माई टीचर। अलग अलग दो जुमले हैं। इसको रिलेटिव क्लोज बनाने के लिए कुछ इस तरह पिरो दिया गया है कि ये एक ही जुमला लगता है। वो शख्स जो इंग्लिश में बात कर रहा है वो मेरे टीचर है। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वो लोग कामयाब हैं। वो मोबाइल जो कल मैंने खरीदा था वो बहुत अच्छा है। मैंने अपना घर बेच दिया जो बहुत बड़ा था। खुर्शीद सर जो बहुत अच्छे इंग्लिश टीचर हैं वो आज मेरे घर तशरीफ ला रहे हैं। वो शख्स जिससे आप मिलना चाहते हैं वो आज घर पर नहीं है। वो होटल जहां कल हम ठहरे हुए थे वो बहुत गंदा था। वो लोग जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी वो लोग बहुत उदास थे। वो शख्स अंग्रेजी बोलता है, जो शख्स अंग्रेजी बोलता है उसे बहुत इज्जत दी जाती। जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और किया आपने, ऐसे जुमले तो आप अक्सर बोलते होंगे या जरूर किसी से सुने होंगे। ऐसे ही जुमलों को इंग्लिश ग्रामर में रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर मुझे आपको रिलेटिव क्लॉज समझाना है तो जरूरी है इस बात को कि मैं आपको समझाऊं कि रिलेटिव क्लॉज के जुमले हमारी लाइफ में कभी न कभी हम लोग बोले होंगे या इस जैसे जुमलों को हम सुने भी होंगे। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जितने भी जुमले देख रहे हो ये सब हमारे रिलेटिव क्लॉज के जुमले हैं और इन जुमलों को
दरअसल दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। यानी अगर आप तमाम जुमलों पर गौर करें तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हर जुमले में दो अलग अलग जुमला है और इसी के लिए हम रिलेटिव क्लोज को प्रयोग करते हैं। अब ये दो अलग अलग जुमले एक जुमले में किस तरह पिरोए जाएंगे, उसके लिए रिलेटिव क्लोज के स्ट्रक्चर को मद्देनजर हमें रखना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव क्लोज, कि ये रिलेटिव क्लोज होता क्या है। रिलेटिव क्लोज को अरबिक ग्रामर के अकॉर्डिंग इसमें मौसूल को कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लती, अल्लतानी या अल्लज़ीना, इन लफ्जों से जो जुमले तैयार होते हैं अरबी में उन्हीं को रिलेटिव क्लोज कहा जाता है। उर्दू में किसे कहते हैं या हिंदी में तारीफ आपके सामने मौजूद है। रिलेटिव क्लोज अरबी ग्रामर के मुताबिक इसमें मौसूल को कहते हैं जो दरअसल ये हिंदी में है। कल कोई न कहना कि सिर्फ आप अरबी में बता दिए, मुझे हिंदी में नहीं समझाया। हिंदी में या उर्दू में तारीफ ये है जो दरअसल दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने के लिए या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन को मुतय्यन करने के लिए या उसके बारे में कोई नई जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी एतबार से रिलेटिव क्लोज की दो किस्में हो गई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिलेटिव क्लोज की दो इंपॉर्टेंट किस्में होती हैं। एक होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और एक होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज उस क्लोज को कहते हैं जो कि अस्माए मौसूला यानी जो आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले आने वाले नाउन को एक तरीके से डिफाइन करता है, उसको मुतय्यन करता है, उसकी तखसीस करता है, उसकी तायीन करता है। उस आरपी से शुरू होने वाले जुमले को डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर कोई ऐसा आरपी हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे पहले जो नाउन आया है वो आरपी उस नाउन को मुतय्यन नहीं कर रहा है बल्कि वो तो पहले से मुतय्यन है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहते हैं। तो कुल मिलाकर रिलेटिव क्लोज एक ऐसा जुमला है जो दरअसल दो अलग अलग जुमलों को जोड़कर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन को या तो मुतय्यन करता है, जो मुतय्यन करता है उसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहते हैं, या अपने से पहले आने वाले नाउन को बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी देता है, उसे हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहते हैं। तारीफ आपके सामने मौजूद है। कहते हैं कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज उस क्लोज को कहा जाता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन को मुतय्यन करने के लिए आता है। इसे आप इस तरह समझें कि आप किसी दो लड़के को देखकर इशारा करते हुए कहते हैं कि वो लड़का मेरा भाई है। द बॉय इज माई ब्रदर। आपके इस जुमले से ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि दोनों में से कौन सा लड़का आपका भाई है। तो फिर आपने एक दूसरा जुमला बोला और वो जो जुमला बोला इससे किस लड़के की बात हो रही है वो पता चल जा रहा है, डिफाइन हो जा रहा है। क्या था वो जुमला? आप कहते हैं द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। वो लड़का जो खेल रहा है ना वो मेरा भाई है। अब वहां पर दो लड़के थे, तीन थे, चार थे, सब खेल नहीं रहे थे, खेल कोई एक ही रहा था। तो हु वॉज प्लेइंग माई ब्रदर एक रिलेटिव क्लोज है जो अपने से पहले आने वाला नाउन यानी द बॉय की एक तरीके से तायीन कर रहा है, एक तरीके से मुतय्यन कर रहा है। ऐसे रिलेटिव क्लोज के जुमलों को हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, गौर से समझते रहो। इसको आइंदा कल मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, अभी आप किताब से समझिए। इस जुमले में गौर करें, हु से पहले आने वाला नाउन द बॉय गैर मुतय्यन था, लेकिन हु इज प्लेइंग जो कि क्लोज है, इससे वाज़ेह हो गया कि कौन सा लड़का आपका भाई है। इस जैसे क्लोज में कहीं भी कोई कॉमा नहीं दिया जाता है, पूरे जुमले को विदाउट कॉमा प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। उस क्लोज को कहा जाता है जो रिलेटिव क्लोज से पहले आने वाले नाउन को मुतय्यन करता है या फिर उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी देता है।
मुतय्यन नहीं करता है, सॉरी। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज उस क्लोज को कहा जाता है जो रिलेटिव क्लोज से पहले आने वाले नाउन को मुतय्यन नहीं करता है बल्कि उसके बारे में ज्यादा जानकारी देता है। जैसे देखिए, खुर्शीद सर, हु इज अ गुड इंग्लिश टीचर इज कमिंग टू माई हाउस। यहाँ पर देखा जाए रिलेटिव क्लोज हु इज अ गुड टीचर से पहले लफ्ज खुर्शीद सर है और खुर्शीद सर खुद एक इसमें मारफा है, लिहाजा हु इज अ गुड टीचर ये उनको मुतय्यन तो नहीं कर रहा है, अलबत्ता उनके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी ज्यादा जानकारी दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले में गौर करें, लफ्ज हु से पहले आने वाला नाउन खुर्शीद सर खुद एक इसमें मारफा है, लिहाजा उसे मुतय्यन करने की जरूरत नहीं। हु इज अ गुड टीचर जो कि क्लोज है, खुर्शीद सर के बारे में एक जानकारी दे रहा है। ऐसे क्लोज में नाउन के बाद कॉमा और क्लोज के बाद कॉमा देना जरूरी होता है, जैसे आपको मिसाल में दिख पा रहे हैं। आप ऊपर की मिसालों में गौर कीजिए। खुर्शीद सर हु इज अ गुड टीचर इज कमिंग टू माई हाउस। पॉइंट ये समझाना चाहते हैं कि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज होता है उसमें नाउन के बाद ये छोटा सा कॉमा देते हैं। देखिए यहाँ कॉमा दिख रहा है, जहां मेरा कर्सर दिख रहा है ये कॉमा है। फिर जब ये रिलेटिव क्लोज खत्म होता है तो यहाँ पर देखिए टीचर के बाजू में एक कॉमा है, ये इस कॉमा का देना जरूरी होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में। अगर डियर स्टूडेंट्स आप जो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज को लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि कॉमा है नहीं है, क्योंकि कॉमे के लिए कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, लेकिन लिखने की शक्ल में आप इसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग अभी तक क्लास में जमे हुए हैं और अब तक आपने रिलेटिव क्लोज और उसके अक़साम को समझ गए हैं। अब हम चल रहे हैं रिलेटिव क्लोज बनाने का तरीका सीखने। हाउ वी कैन मेक एनी सेंटेंस ऑफ रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज का कोई जुमला हम कैसे बना सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। स्ट्रक्चर को बार बार पढ़ें और सही स्ट्रक्चर समझकर और फिर उसके मुवाफिक जुमले बनाने की कोशिश करें। जैसा कि आपको पीछे बताया गया है कि रिलेटिव क्लोज दरअसल दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने के लिए आता है। उसका तरीका यह है कि सबसे पहले नाउन को जिक्र करेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसे समझाने से पहले मुझे कुछ मिसालें समझनी चाहिए, तब उसके बाद स्ट्रक्चर समझेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अभी मैंने ये कहा कि दो अलग अलग जुमलों को जोड़कर एक करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। दो अलग अलग जुमला क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। अ पर्सन लिव्स नेक्स्ट माई डोर। एक शख्स मेरे घर के सामने रहता है। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। बिल्कुल अलग अलग दो जुमले हैं। इन जुमलों को जब मैं रिलेटिव क्लोज को यूज करूंगा तो क्या करूंगा, दोनों को एक कर दूंगा। महल्ले इस्तिदलाल ये था कि दरअसल दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने के लिए आता है, तो वो दो अलग अलग जुमले होंगे कैसे। मिसालों में मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि पहले टू सेंटेंसेस लिखें और उसके बाद उसका क्लोज लिखा है। एक और मिसाल इसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे स्ट्रक्चर समझने के लिए। एक जुमला देखिए, आई बॉट अ न्यू हाउस। मैंने एक नया घर खरीदा। इट इज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है। ये दो अलग अलग जुमले हैं। आई बॉट अ न्यू हाउस एक अलग जुमला है, इट इज वेरी बिग ये एक कंप्लीटली अलग जुमला है। अब इसका क्लोज कैसे बनेगा, रिलेटिव क्लोज बना, द हाउस विच आई बॉट इज वेरी बिग। वो घर जिसे मैंने खरीदा वो बहुत बड़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये जो दो मिसालें आपके दिए हैं जहां पर दो अलग अलग सेंटेंसेस को जिक्र किया गया है उसको आप समझ गए होंगे। अब ये देखते हैं कि ये बना है किस स्ट्रक्चर से, क्या है ज़ाब्ता आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जैसा कि पीछे आपको बताया गया कि रिलेटिव क्लोज दरअसल दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप उस नाउन को जिक्र करें जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब पहली वाली मिसाल में देखा जाए, द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट माई डोर इज अ डॉक्टर। यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, पर्सन है, पर्सन पर्सन। अब पर्सन लिव्स नेक्स्ट माई डोर कि एक बंदा मेरे घर के सामने रहता है और मैं इसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पर्सन एक नाउन हो गया। तो रिलेटिव क्लोज से पहले आने वाला नाउन को आप देखेंगे कि वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं अगर वो नाउन
कॉमन यानी इसमें नकरा हो तो उससे पहले लफ्ज द को जरूर इस्तेमाल करेंगे। अगर वो कॉमन नाउन है, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है द पर्सन, वो शख्स, तो पर्सन यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, तो उसको नकरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, डियर स्टूडेंट्स, द लगा दिया। तो द लगाना जरूरी होता है, तो उससे पहले लफ्ज द को जरूर इस्तेमाल करें। प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारफा हो तो लफ्ज द को इस्तेमाल न करें, बिल्कुल सही है। जब वो पहले से मारफा है तो उस पर द लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, उसकी जरूरत, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है यानी इसमें मारफा होता है वो पहले से मुतय्यन होता है, और जो हम द लगाते हैं ये भी मुतय्यन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब वो पहले से है तो बाद में उसकी जरूरत नहीं है, यही समझाना चाहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करें। ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन एक जमीर को कहते हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आते हैं। वो जमीर कौन कौन से हैं? एक है लफ्ज हु, होम, हुज, विच, व्हेन, वेयर को इस्तेमाल करें। लफ्ज हु को जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो जो हु है ना वही होम है। जब ये हु एज अ सब्जेक्ट आएगा तो आमतौर पर देखिएगा जुमलों के अंदर कि वो लफ्ज ही और शी और डियर स्टूडेंट्स हमारा दे वगैरह की जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। ही, शी, दे की जगह पर। ही क्या है? सब्जेक्ट है। शी भी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और दे क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। इन्हीं की जगह पर जब लफ्ज हु को इस्तेमाल करेंगे तो हु भी क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा। आर यू गेटिंग? आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। लफ्ज हु को और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी हिम, हर, देम की जगह और लफ्ज होम को पोजेस, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ऐसे करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी हिम, हर और देम की जगह पर लफ्ज होम को, और पोजेसिव प्रोनाउन यानी हिज, हर, देयर की जगह लफ्ज हुज को किसी लफ्ज में और लफ्ज विच और डैट को गैर ज़मील कुल के लिए इट की जगह पर, और लफ्ज वेन को वक्त बताने के लिए, और लफ्ज वेयर को जगह के बारे में बातचीत करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी तफसीली मबाहिस आगे आ रही है। इसके बाद जुमले का मा बकिया हिस्सा को जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस का जो मा बकिया हिस्सा वो जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव जो सेकंड सेंटेंस है उसका मा बकिया जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे जुमले का मा बाकी मानदा हिस्सा बगैर सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। ये बात ध्यान में होना चाहिए कि सब्जेक्ट ना हो। ये जो पॉइंट है रिलेटिव क्लोज बनाने का, वो ये वैसे नहीं समझ में आएगा जब तक मैं इसे व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं समझ में आएगा। आज तो मैं सिर्फ इसे आपको मुताला के लिए दे रहा हूं, पहले आप मुताला करिए, फिर आइंदा कल इसे व्हाइट बोर्ड पर समझाएंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अ पर्सन लिव्स नेक्स्ट माई डोर, ही इज अ टीचर। इस जुमले को जब मुझे आ को द बनाया, पर्सन अपनी जगह पर है, और जो पहला जुमला है उससे पहले हम एक आरपी को प्रयोग करेंगे, और आरपी है हु, और उसके बाद पहले जुमले का मा बकिया हिस्सा लिव्स नेक्स्ट माई डोर को जिक्र करेंगे, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस का मा बकिया हिस्सा विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं लाना इसमें। चुनाचे दूसरे जुमले में क्या था? ही इज अ डॉक्टर, तो हमने यहाँ पर ही को गायब कर दिया और इज अ डॉक्टर को लाकर यहाँ रख दिया, तो तर्जुमा हो गया द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट माई डोर इज अ डॉक्टर। इसी तरह इस मिसाल में देखिएगा, आई बॉट अ न्यू हाउस, इट इज वेरी बिग। आई बॉट अ न्यू हाउस, यहाँ पर किस नाउन की बात हो रही है? अ न्यू हाउस को, तो यहाँ आ की जगह द, न्यू हाउस अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट से ये जो आई बॉट वाला जुमला उससे पहले एक आरपी यूज करेंगे, और यहाँ पर आरपी हमने क्या यूज कर दिया? विच आई बॉट। और दूसरे जुमले का माँ बकिया हिस्सा सब्जेक्ट के बगैर, आप दूसरे जुमले में सब्जेक्ट क्या है? इट है, तो इट को हटा दीजिए और इज वेरी बिग को यहाँ ऐड कर दीजिए, बस जुमला बन गया। बस औकात रिलेटिव क्लोज बनाते वक्त जुमलों को अपनी हालत पर रहने देते हैं और सिर्फ जुमले के शुरू में रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये एक इजी वे है रिलेटिव क्लोज बनाने का। जैसे आप कहते हैं आई बॉट अ न्यू हाउस विच इज वेरी बिग, मैंने एक ऐसा नया घर खरीदा जो कि बहुत बड़ा है। रिलेटिव क्लोज का एक दूसरी मिसाल देखें, ही इज माई टीचर हु टीचेस वेरी वेल, ये मेरे उस्ताद हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन,
रिलेटिव क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन के बगैर नहीं बन सकता है। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है? हु, होम, हुज, विच, दैट, व्हेन और वेयर। इनके बारे में हम लोग अभी इस्तेमालात समझेंगे। हर एक से हम अभी जुमले बने हुए हैं, काफी सेंटेंसेस बनाए गए हैं, उन जुमलों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तारीफ। अंग्रेजी जबान में लफ्ज हु, होम, हुज ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फर्क ये है कि लफ्ज हु को ज़वील उकूल के लिए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और लफ्ज होम को ऑब्जेक्ट के तौर पर और लफ्ज हुज को पोजेसिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज हु को ज़वील उकूल और गैर ज़वील उकूल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी किया। लफ्ज हु को सब्जेक्ट ही, शी और दे की जगह पर प्रयोग करते हैं और लफ्ज होम को ऑब्जेक्ट हिम, हर और देम की जगह पर प्रयोग करते हैं। और लफ्ज हुज ये इजाफत की ज़मीर है और इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन हिज, हर और देम, देयर की जगह पर प्रयोग करते हैं। मिसालों से सारी बातें वाज़ेह हो जाएगी। हु एज अ सब्जेक्ट, हु को एक सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं कुछ मिसालों में। अब यहाँ पर देखें, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, वो तलबा जो मेहनत करते हैं कामयाब हो जाते हैं। इस जुमले पर गौर किया आपने, द स्टूडेंट के बाद हु है और ये हु वर्क हार्ड का जो प्रेजेंट सिंपल का सिगा है, उससे पहले ये जो हु आया ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द पीपल हु आर टॉकिंग इन इंग्लिश आर अमेरिकन, वो लोग जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं वो अमेरिकन है। यहाँ पर हु भी जो है ना, आर टॉकिंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिगा इसका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पर आया है। और डियर स्टूडेंट्स, दोज कैन बाय इट हु हैव मनी, वो शख्स इसे खरीद सकता है जिसके पास पैसे हो। वो लोग इसे खरीद सकते हैं जिसके पास क्या हो, पैसे हो। तो यहाँ हु जो है ना, हैव मनी एक प्रेजेंट सिंपल का सिगा है और ये उसी के सब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है। इन तीनों मिसालों पर गौर करें। लफ्ज हु रिलेटिव क्लोज वाले जुमलों में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब हम बात करेंगे आरपी होम का। होम का तर्जमा रिलेटिव क्लोज के अंदर किसके, किन के वगैरह होगा और आमतौर पर इसे हम ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत करने के लिए प्रयोग करेंगे। वो शख्स जिससे आप मिलना चाहते हैं वो बाहर है। द पर्सन whom you want to meet is outside, वो शख्स जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो बाहर है। द पर्सन whom you want to meet is outside, वो बाहर है। वो लोग जिन्हें इनाम दिया गया है वो बहुत खुशकिस्मत हैं। द पीपल whom have been rewarded are very lucky। तो यहाँ पर देखा जाए होम किसके लिए आया है, होम have been यानी जिसको इनाम दिया गया, जिसके ऊपर को लग जाए वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। Dear students, these are my students whom you have invited। ये मेरे वो तलबा हैं जिन्हें आपने दावत दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो these are my student के बाद जो ये होम है ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। You have invited ये मुकम्मल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ मुकम्मल जुमला आती है। होम क्या हुआ, ये होम एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। इन जुमलों पर गौर करें, लफ्ज होम जुमले का सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जुमले का असल सब्जेक्ट तो यू है। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट समझते हैं, लफ्ज हुज। हुज ये हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन बनकर आता है। इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है जो इसका मुजाफिले बनता है। मुजाफिले की तरकीब आपने पढ़ा होगा, जिसमें एक मुजाफ होता है दूसरा मुजाफिले होता है। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर मुजाफ में क्या होती है, वो है माई और जमा मुतकल्लिम के लिए आवर है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हाजिर की बातें करें तो यूर है। तो जो माना ये अदा करते हैं वही माना एक तरीके से उन्हीं के जगह पर लफ्ज हुज को प्रयोग किया जाएगा। एक मिसाल देखते हैं कि वो शख्स जिनका नाम खुर्शीद है वो मेरे टीचर है। द पर्सन हुज नेम इज खुर्शीद इज माई टीचर। आज मैं उस शख्स से मिला हूँ जिनकी किताब आप रोजाना पढ़ते हैं। आई हैव मेट द पर्सन टुडे हुज बुक यू स्टडी एवरी डे। वो गाड़ी जिसका रंग सफेद है वो मेरी है। द कार हुज कलर इज वाइट इज माई। विच किसके लिए आता है, पीछे बताया कि ये विच जो है ना गैर ज़वील कुल चीजों के लिए प्रयोग होता है।
When you talk about anything, जब आप किसी शय की बात करते हैं जिसमें रूह नहीं है, जीरो नहीं है, लिविंग नहीं है, बल्कि वो नॉन लिविंग है, उसके लिए आप विच को प्रयोग करेंगे। लफ्ज़ विच को गैर ज़वील चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए रिलेटिव क्लोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तर्जुमा जो, जिसका वगैरह होता है। एक मिसाल देखिए, वो किताब जो मैंने लिखी है वो मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर है। द बुक विच आई हैव रिटन इज मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर। विच से जो रिलेटिव क्लोज बना है, मुझे बताओ उससे पहले आने वाला नाउन। ये नाउन जो है ना बुक है, और ये बुक जो है ये ज़वील उक़ूल है या गैर ज़वील उक़ूल है? तो आई होप सो ये क्या है बताइए, गैर ज़वील उक़ूल है, और गैर ज़वील उक़ूल के लिए विच को लाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको प्रयोग किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, द लेसन विच का आई होप सो आपने ये समझ लिया। अच्छा, द लेसन विच खुर्शीद सर टॉट यस्टरडे वाज वेरी इजी। वो सबक जिसे कल खुर्शीद सर ने कल पढ़ाया था वो बहुत आसान है। आई हैव सोल्ड द मोबाइल विच आई बॉट 2 years ago। मैंने वो मोबाइल बेच दिया जिसे मैंने 2 सालों पहले खरीदा था। देखो यहाँ जिससे आ गया ना, डेट की बात करेंगे। डेट फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। डेट के अंदर ज़वील उक़ूल गैर ज़वील उक़ूल दोनों के बारे में बातचीत करने की सलाहियत है। ठीक है, बातचीत करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर, रिलेटिव क्लोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो शख्स जो 4 जुबानें बोल सकता है वो अमरीकी है। द पर्सन हु कैन स्पीक 4 languages इज अ मैकर। वो गाड़ी जो उन्होंने कल खरीदी है वो बहुत महंगी है। द कार दैट दे हैव बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली। हमने अपना घर बेच दिया जो 10 साल पुराना था। वी सोल्ड अ हाउस दैट वाज 10 years old। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नेक्स्ट एक लफ्ज है वेन। वेन हमेशा टाइम की बात करेगा। लफ्ज वेन को वक्त के बारे में बातचीत करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तर्जुमा जब से होता है। वो दिन जब तुम पैदा हुए थे वो संडे का दिन था। द डे वेन यू वर बोर्न वाज संडे। कहते हैं कि वो वक्त जब मैंने घर छोड़ा वो 10:30 बज रहा था। द टाइम वेन आई लेफ्ट माई हाउस वाज 10:30। हम लोग ठीक उसी वक्त पहुंचे जब वह लोग पहुंचे। We reached on the same time when they arrived। ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक और लफ्ज है, इसे पढ़ते हैं और जल्दी सबक पूरा हो जाएगा। वेयर को यूज करते हैं प्लेस यानी जगह के बारे में बातचीत करने के लिए। लफ्ज वेयर को किसी प्लेस यानी जगह के बारे में बातचीत करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जिसका तर्जुमा जहां से होता है। जैसे द सिटी वेयर आई लिव इज वेरी ब्यूटीफुल। वो शहर जहां पर मैं रहता हूं वो बहुत खूबसूरत है। वो घर जहां तुम रह रहे हो वो मेरा है। द हाउस वेयर यू आर लिविंग इज माइन। मैंने तुम्हारा बैग वहीं फर्श पर रख दिया था जहां वो सो रहा था। आई केप्ट योर बैग ऑन द फ्लोर वेयर ही वॉज स्लीपिंग। ब्रदर्स, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इसे सिर्फ मुताला करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसे समझाऊंगा नहीं समझ में नहीं आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैप्टर नंबर 62 का ये उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू आपने तर्जमा भी किया है। आज मैंने सुना है इंग्लिश टू उर्दू का तर्जमा तो आसान है, आप कर लेते हैं। उर्दू टू इंग्लिश जो है ना ये मुश्किल है। थोड़ा इसे ध्यान लगाकर समझिएगा, हर जुमले पर इजरा कीजिएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। इस क्लास के अंदर एक और सिगा है और वो है कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 बंदों की गुफ्तगू हो रही है जहां पर साजिद कहता है अस्सलाम वालेकुम। सो माजिद कहता है वालेकुम अस्सलाम। फिर साजिद कह रहा है हाउ आर यू। सो माजिद जवाब देता है आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। सो साजिद कह रहा है आई एम ऑल्सो फाइन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस पूरे कन्वर्सेशन को आप हिफ्ज़ याद करें और आइंदा कल मैं इस कन्वर्सेशन के माध्यम से या लगभग 90% इन्हीं से मैं सवाल करूंगा। 10% हो सकता है कि मैं बाहर से सवाल करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे दरखास्त है कि आप ये पूरा याद करके लाइए। यहाँ पर कहा जा रहा है माजिद जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू वॉक, कि मैं घूमने जा रहा हूँ। फिर ये पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग टू वॉक, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ये जवाब देता है आई एम गोइंग टू द चिल्ड्रन पार्क, मैं चिल्ड्रन पार्क जा रहा हूँ। सो साजिद कहते हैं मैं आई ज्वाइन यू, क्या मैं आप लोगों की कंपनी यानी जो आप लोग सब मिलजुल कर जा रहे हैं क्या आप लोगों के साथ मैं हो जाऊं, क्या आपके साथ मैं चलूं। तो इसके लिए इन्होंने एक
परमिशन मांगा है और परमिशन लोगों ने दे दिया तो कहते हैं ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, चलिए। माजिद कहता है डियर स्टूडेंट्स, माजिद है या साजिद? साजिद कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल तुम कर क्या रहे हो भाई? तो माजिद जवाब देगा डियर स्टूडेंट्स के, बल्कि साजिद नहीं, माजिद कहेगा नाउअडेज आई एम लर्निंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। फिर साजिद का जवाब होगा साउंड्स गुड। जब भी किसी ने कुछ बोला अच्छा लगा तो आप बोलिएगा साउंड्स गुड, बट वेयर, कहाँ? नियर मस्जिद रशीद इन डबल आई में मस्जिद रशीद के पास सीख रहा हूँ। वो इस टीचिंग में, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है? खुर्शीद सर इस टीचिंग में, खुर्शीद सर मुझे पढ़ा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हाउ इज ही टीचिंग, वो कैसा पढ़ा रहे हैं। फैंटास्टिक, आई एम हैविंग अ फन, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और डियर स्टूडेंट्स आई हियर्ड ही इज अ गुड इंग्लिश टीचर, सुना है वो एक बहुत अच्छे इंग्लिश टीचर है। क्या लगता है आपको, सचमुच वो इंग्लिश टीचर है? जवाब है डोंट आस्क, पूछो मत यार, रियली ही इज अ गुड टीचर, वो सचमुच बहुत अच्छे टीचर है। कैन आई ज्वाइन नाउ, क्या मैं अभी उनका क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? आई थिंक, तो आप जवाब देते हैं आई थिंक, बट यू शुड कंसल्ट हिम वंस, आपको एक दफा खुर्शीद सर से बात कर लेनी चाहिए। सच कहता है दैट्स ओके, आई विल विजिट हिम टुमारो इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 62 मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 से मुकम्मल हुआ। और चूंकि मैं इसका मुसन्निफ हूँ और मुसन्निफ से बेहतर कौन समझा सकता है, तो मैंने इसे बेहतर अंदाज में समझाया है। आइंदा कल मैं इंशाअल्लाह ताला इसी टॉपिक को, इसी बहस को व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और डियर स्टूडेंट्स इसके माध्यम से जो भी रिलेटिव क्लोज के अंदर आपका डाउट है वो क्लियर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।